ट्रंप ने ईरान से दो शब्दों में कह दिया, बिना शर्त सरेंडर। ये दो शब्द लिखने से पहले ट्रंप ने खुद भी सरेंडर कर दिया। ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान युद्ध के खिलाफ लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। कहते थे युद्ध कराने वाली लॉबी के लिए अमेरिका ने युद्ध किया, मगर अमेरिका को कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गया। इसलिए युद्ध रोककर वे फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका की जनता ने यकीन भी कर लिया। ने अमेरिका के सामने बिना शर्त के सरेंडर कर दिया है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाइए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका को दो टूक जवाब दिया गया है, जिस पर अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर से कहा कि ईरान को सरेंडर करना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने ईरान से दो शब्दों में कह दिया, बिना शर्त सरेंडर। ये दो शब्द लिखने से पहले ट्रंप ने खुद भी सरेंडर कर दिया। ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान युद्ध के खिलाफ लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। कहते थे युद्ध कराने वाली लॉबी के लिए अमेरिका ने युद्ध किया, मगर अमेरिका को कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गया। इसलिए युद्ध रोककर वे फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका की जनता ने यकीन भी कर लिया और अब ट्रंप ने उस जनता को अच्छे दिन के इंतजार में अकेला छोड़ दिया है और उस लॉबी के आगे सरेंडर कर दिया है, जिससे लड़ने का वादा कर ट्रंप सत्ता में आए थे। ट्रंप की भाषा अमेरिका के लिए अनजान नहीं, लेकिन ईरान को लेकर जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उस भाषा में अभी तक नेतन्याहू ही बोल रहे थे। वैसे भी जब से ईरान पर इस्राइल ने हमला बोला है, ट्रंप की भाषा में यह छटपटाहट नजर आने लगी थी कि वे इस्राइल के पक्ष में उतरने के लिए कुलबुला रहे हैं, मगर बोल नहीं पा रहे हैं। कुलबुला रहे हैं पूरी तरह से चले थे कि इजराइल के पक्ष में बोला जाए। 2015 के उनके एक इंटरव्यू से समझ सकते हैं। गार्डियन अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ट्रंप को यह याद दिलाने की जरूरत है कि उन्होंने 2015 में इराक के संदर्भ में कहा था कि इराक में हमने सद्दाम हुसैन को हटा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई मदद मिली। जिन लोगों पर सदियों से तानाशाह शासन कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं अपना देश कैसे चलाएं। इराक आज बर्बाद हो चुका है और ईरान और आईसिस उस पर कब्जा करने वाले हैं। हमें अपना देश बनाना है। हम दूसरे की जमीन पर जाकर राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। अमेरिका पर इसकी वजह से 19 ट्रिलियन का कर्ज हो गया है। हमें पहले अपना घर ठीक करना है। हम जिस जिस देश से खुश नहीं, उसे जाकर यह नहीं कह सकते कि हम आपको फिर से बनाने वाले हैं। ट्रंप ने सीरिया में ओबामा की दखलंदाजी की निंदा भी की। 2015 में ट्रंप ने CNN को भी एक इंटरव्यू दिया। इसमें भी ट्रंप यही दोहराते हैं कि लीबिया, इराक, मध्य पूर्व सब तबाह हो चुका है। अमेरिका ने इनके साथ युद्ध करके कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर मध्य पूर्व में गद्दाफी और सद्दाम हुसैन सत्ता में होते तो स्थिति बेहतर होती। सद्दाम हुसैन के बारे में ट्रंप कहते हैं वह भयानक शख्स था, लेकिन आज की तुलना में तब की स्थिति बेहतर थी। इराक में कोई आतंकवाद नहीं था और सद्दाम आतंकवादियों को मरवा रहे थे, लेकिन अब इराक आतंकवादियों का हार्वर्ड बन गया है। यही बात ट्रंप ने 2016 में भी कहा कि हर तरह का अत्याचार इराक में होने लगा है। ट्रंप ने कहा कि हम असाद को हटाने में अरबों डॉलर को कितनी फिक्र हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं। विद्रोहियों पर पैसा लगा रहे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। 10 साल तक ट्रंप ने अपनी पूरी राजनीति इसी युद्ध के विरोध के ऊपर खड़ी की और कहा कि दूसरे देश में क्या हो रहा है इसमें अमेरिका को नहीं पड़ना। अमेरिका की सेना का इस्तेमाल होता है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। 2024 के चुनाव प्रचारों में युद्ध को रोकने और खत्म करने का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। ट्रंप ने कहा कि वे युद्ध को रोक देंगे, अमेरिका में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सब उल्टा होता हुआ दिखने लगा है। 13 जून से 17 जून के बीच ट्रंप ने तेजी से अपने समर्थकों से लेकर अमेरिका को समय दिया कि उन्हें पहचान लें, ट्रंप को पहचान लें। अंत में अपने समर्थक मीडिया, प्रभावशाली वक्ताओं की बातों को ठोकर मारते हुए बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी जारी कर देते हैं।
ट्रंप का यह ट्वीट कि बिना शर्त सरेंडर कई तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, इसमें उनका भी सरेंडर कई तरीके से ट्रंप केवल ईरान से डोनाल्ड ट्रंप बिना शर्त के सरेंडर करने की बात कर रहे हैं, अपने प्रभावशाली समर्थकों से भी सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। टकर कार्लसन, रिपब्लिकन सेनेटर मार्जोरी टेलर ग्रीन, स्टीव बैनन, एलेक्स जोन्स, मैट गेट्स खुलकर विरोध कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के समय भी इन लोगों ने युद्ध का विरोध किया, अब भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग भी सरेंडर कर देंगे? क्या इन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा अगर अमेरिका इस्राएल के पक्ष में युद्ध में उतर गया? तुलसी गबार्ड से लेकर जेडी वांस को भी ट्रंप के आगे सरेंडर करना होगा। इन सभी ने राष्ट्रपति चुनाव के समय युद्ध को अमेरिका के भविष्य को बर्बाद करने वाला बताया था। अब ये सभी क्या करेंगे? कनाडा से चलने के समय ही ट्रंप ने टकर कार्लसन पर तंज कर दिया कि उन्हें जरूरत है कि किसी चैनल पर जाएं जहां लोगों को भी उनकी बातें सुनने का मौका मिले। ट्रंप ने कार्लसन पर ताना मारा क्योंकि उन्हें फॉक्स न्यूज छोड़ना पड़ा था। अब वे स्वतंत्र रूप से पॉडकास्ट करते हैं। कनाडा से लौटते वक्त एयरफोर्स वन में तुलसी गबार्ड से भी किनारा कर लिया। ट्रंप ने कहा कि मैंने नहीं कहा कि मैं युद्ध विराम की कोशिश में हूं, मैं चाहता हूं कि सही मायने में सब कुछ अंत हो, युद्ध विराम नहीं अंत हो, ईरान परमाणु हथियार से पूरी तरह पीछे हट जाए। और अमेरिका पहुंचते पहुंचते ट्रंप असली रंग में आ जाते हैं। टकर कार्लसन फॉक्स न्यूज में एंकर हुआ करते थे, इन दिनों स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। ट्विटर पर इन्हें 16 मिलियन से अधिक लोग फॉलो करते हैं। जब फॉक्स में थे तो रोजाना 30 लाख लोग इनका शो देखा करते थे। टकर कार्लसन ने ट्रंप को अपना समर्थन दिया, अपने कार्यक्रम में बुलाया। अब अपने कार्यक्रम में कार्लसन ट्रंप के पुराने बयानों को याद दिला रहे हैं और ईरान पर हमले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनके साथ साथ स्टीव बैनन ने भी मोर्चा खोल दिया है और कहने लगे हैं कि अगर अमेरिका ने इस्राएल के चक्कर में ईरान पर हमला किया तो अगले 200 दिन उसके लिए भयानक होने जा रहे हैं। बैनन अमेरिकी मीडिया में बड़ा नाम है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में कुछ महीने उनके रणनीतिकार भी रहे। टकर कार्लसन और स्टीव बैनन का कहना है अमेरिकी जनता को कभी सच्चाई बताई नहीं गई। इराक में अमेरिका असफल रहा, उसके 8000 सैनिक मारे गए, 50,000 घायल हुए, $9 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। केवल ट्रंप के बयान को मत देखिए, कुल बुला रहे हैं पूरी तरह से किस तरह की इजराइल के पक्ष में बोला जाए। ट्रंप के अमेरिका को महान बनाने के वैचारिक साथी रहे, खूब वकालत की, लेकिन युद्ध का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, टकर कार्लसन ने रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज का इंटरव्यू किया है और इस इंटरव्यू में टेड क्रूज के पसीने छुड़ा दिए। टेड क्रूज भी राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल थे। इस इंटरव्यू में टकर कार्लसन टेड क्रूज से पूछने लगे कि ईरान की आबादी कितनी है, तो क्रूज कहते हैं मैं नहीं जानता। कार्लसन कहते हैं जिस देश की आबादी के बारे में नहीं पता आप उस पर बम गिराना चाहते हैं। क्रूज से जवाब देते नहीं बना, शनाब तर्क देने लगे कि मैं टेबल पर बैठकर आबादी नहीं गिनता। तो उसके बाद कार्लसन ने पूछ दिया कि ईरान की नस्लीय समुदायों के बारे में बताइए, किस किस समुदाय के लोग रहते हैं। तो क्रूज बोलने लग गए कि फारसी रहते हैं, शिया हैं, लेकिन बीच में ही जवाब छोड़कर बोलने लग गए कि मैं ईरान पर एक्सपर्ट नहीं हूं। कार्लसन भड़क गए और सीधा सवाल करने लगे कि आप ईरान के बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसी सरकार के सेनेटर हैं जो ईरान की सरकार को गिराना चाहती है। 2003 का यह अमेरिका नहीं है जब एक ही झूठ चल रहा था, चल गया और अमेरिका उसे सही मानने लगा। यहां तो ट्रंप के समर्थक और उनके लिए प्रचार करने वाले भी अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान की इस झूठ से लोहा लेने लगे हैं। जिन पर झूठ फैलाने का आरोप है वे भी झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं। अजीब है, कभी हवा पूरब से बहती है तो अगले पल पश्चिम से बहने लग जाती है। टकर कार्लसन ने जिस तरह से टेड क्रूज से सवाल जवाब किए हैं उससे यह भी पता चल जाता है कि सांसदों का जानकार होना कितना जरूरी है, वरना सत्ता के पीछे के खिलाड़ी किसी को भी अपना प्यादा बना लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्रूज के पास जवाब ट्रंप को कितनी फिक्र हो रही है आप लोग समझ सकते हैं। ट्रंप की हत्या की साजिश चल रही थी। इस पर कार्लसन और आक्रामक होकर कहने लग गए कि आप ट्रंप की हत्या की बात सही नहीं मानते। अगर आप सही मानते तो बदले में हमला कर देते, लेकिन आपने अभी तक हमला नहीं किया। तब क्रूज इस सवाल के जवाब में फंस जाते हैं, कहते हैं हम आज ही सैनिक हमला कर रहे हैं। तब कार्लसन कहते हैं कि हम का क्या मतलब है। क्रूज सकपका गए और कहने लगे मेरा मतलब हमारी मदद से इस्राएल हमला करने वाला है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं।
कार्लसन कहते हैं कि आप तो न्यूज ब्रेक कर रहे हैं। कल रात ट्रंप के सुरक्षा प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया कि हम किसी भी प्रकार के सैन्य कार्रवाई में इस्राएल की तरफ से काम कर रहे हैं। क्रूज कहते हैं कि हम बम नहीं गिरा रहे, इस्राएल गिरा रहा है। कार्लसन कहते हैं आपने कहा हम गिरा रहे हैं, हम पर जोर देते हैं। इन बातों का महत्व है। कार्लसन कहते हैं आप सेनेटर हैं, अगर आप कह रहे हैं अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है तो लोग आपको सुन रहे हैं। हमें पता है कि हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हिंदी के दर्शकों के लिए हमने कई सारी कड़ियों को जोड़ा है। इससे पूरा कई तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बिना शर्त के सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। क्या ईरान सरेंडर सिंदूर को लेकर, सीज फायर को लेकर इस तरह का एक सवाल गृहमंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकता है। वह उनके साथ लंच कर सकता है, लंच करने का फोटो दिखाकर शेखी बघार सकता है, लेकिन एक सवाल इस तेवर के साथ नहीं पूछ सकता। ट्रंप के लिए आसान नहीं है अपने समर्थकों, अपने प्रचारकों को समझा पाना। ट्रंप अगर लॉबी के दबाव में युद्ध में शामिल होने का फैसला करते हैं तो अमेरिका में बहस की एक नई आंधी चल पड़ेगी। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड को भारत में भारतीय की तरह देखा जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। उनमें इतना साहस है कि सेनेट के सामने कह दिया ईरान ने बम बनाया है। इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। तुलसी गबार्ड को लेकर अमेरिका के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि ट्रंप ने उन्हें उस मीटिंग में नहीं बुलाया जहां इस मामले को लेकर चर्चा होनी थी। कैंप डेविड की बैठक में तुलसी गबार्ड का नहीं होना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि उस समय गबार्ड नेशनल गार्ड की ड्यूटी पर थी, मगर उन्हें कभी इस मीटिंग में आने का न्योता दिया ही नहीं गया। क्या ट्रंप गबार्ड से इसलिए किनारा कर रहे हैं क्योंकि वे ईरान की परमाणु क्षमता पर उनसे अलग राय रखती हैं? जब ट्रंप कनाडा से लौट रहे थे तभी एयरफोर्स वन में उनसे पत्रकारों ने तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर। इस तरह की बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के आयतुल्लाह खामेनी सुप्रीम लीडर ने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि ईरान किसी भी तरह से किसी के सामने भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान के एयर स्पेस पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान सुबह सुबह जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले इजराइल के तेल अवीव के ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि ईरान जो हमले कर रहा है वो समुद्री रास्तों से तो नहीं कर रहा, वो एयर स्पेस के जरिए से ही कर रहा है, यानी कि आसमानी तरीके से ही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति और ये परिस्थिति जो है दोस्तों, अमेरिका भी नहीं संभाल पा रहा, अमेरिका भी ईरान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो बड़बोल या फिर डराने की या धमकाने की कोशिश ईरान को बार बार कर रहा है। अब ईरान को जिस तरह से एक ट्वीट किया गया जिसका विश्लेषण आप लोगों ने यहाँ पर रवीश कुमार सर की जबानी सुना, अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।